आज का लेक्चर सेकंड पार्ट ऑफ एविडेंस के ख़त्म होने के बाद थर्ड पार्ट ऑफ एविडेंस पर। इसका नाम ही है सबूत का भार। मूलतः विद्यार्थियों के परीक्षा की दृष्टि से थर्ड पार्ट एविडेंस में सेक्शन लगभग सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न बनाने का जहाँ तक संदर्भ है तो सेकंड पार्ट के पहले भाग में सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि सबूत का भार किसे कहते हैं, साबित करने का भार किस पर होगा और किन परिस्थितियों में यह विशेष माना जाएगा, व्याख्या कीजिए। तो मूलतः एविडेंस का विद्यार्थी अगर सेक्शन को कॉन्फिडेंस के साथ एक एक सेक्शन को याद किया कि वो सेक्शन में कौन कौन सी बातें कही गई, तब उसे ये समझ में आएगा कि किन किन सेक्शनों को मिला करके इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा। सभी प्रश्न को नहीं। सबूत का भार किस पर होगा, तो चैप्टर का नाम है कि न्यायालय के सामने जब दो पक्षकार अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस रखते हैं तब हम कहते हैं कि सबूत का भार किस पर होगा। तो एक पक्षकार ऐसा ही एक लिखित दस्तावेज पेश करता है कि मेरे द्वारा कोई ऐसी बात नहीं की गई है, इसका ये सबूत है। अगर इससे संबंधित कोई दूसरी बात हमारे विपक्षी पक्षकार के पास है तो उससे मांग लिया जाए। तो यह तो सेक्शन 101 कहता है। 102 कहता है कि साबित करने का भार किसके ऊपर है। साबित करने का भार से पहले यह जानना जरूरी है कि सबूत का भार वास्तविक रूप से एक पेंडुलम की तरह से या घड़ी की तरह से एक लोलक है जो एक बार एक पक्षकार पर होता है, फिर दूसरी बार दूसरे पर जाता है। दूसरा जैसे ही कोई अच्छा सा एविडेंस देता है तुरंत वो पहले पक्षकार पर आ जाता है। यही करते हुए न्यायालय की प्रक्रिया में आखिरी सबसे अच्छा एविडेंस लेने का एक तरीका है। बिना सबूत लिए हुए किसी भी विषय पर जो विवादक है, न्यायालय के सामने है, निर्णित किया जाना आवश्यक है, उसके कर्तव्य दायरे में आता है, जल्दी से न्याय उपलब्ध हो सके। इसलिए जब तक बेहतर एविडेंस नहीं मिलेगा सबूत के भार के रूप में, तब तक वह निर्णय देने की स्थिति में नहीं आएगा। रह गई कि अगर सबूत का भार प्रस्तुत किया जाए तो क्या वकीलों का योगदान है या पक्षकारों का। वकील के माध्यम से ही सबूत दिए जाएंगे न्यायालय में, यह व्यवस्था पहले से है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के अंतर्गत 2000 में जोड़ दिया गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट को सीधे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ सेक्शन भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि अगर उनका पक्षकार से कोई लेना देना नहीं है तो वो कभी भी अपने सबूत देने के लिए आ सकते हैं। ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में बताया गया। रह गया कि कौन से तथ्य ऐसे हैं जो विशेष प्रकृति के हैं। तो विशेष प्रकृति के तथ्य से पहले साबित करने का भार किस पर होगा। तो पेंडुलम कहता है कि साबित एक बार पक्षकार पहला करेगा, फिर उससे बेहतर एविडेंस अगर दूसरे के पास है तो दूसरा भी उसको काटेगा या सिद्ध करेगा। इसी तरह से एक के बाद दूसरे पर, दूसरे के बाद पहले पर सबूत का भार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि न्यायालय से कि हमारा विरोधी पक्षकार अपराध किया है, उसका यह सबूत है, उसे दंड दिया जाए। तो सबूत का भार अभी तक तो स्टैंड किया, लेकिन जैसे ही 102 में आप प्रवेश करेंगे तो सेकंड पक्षकार पर यह दायित्व तो बन जाता है कि वह साबित करने के भार में जो उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उससे संबंधित कोई एविडेंस न्यायालय को दे कि वह उस अपराध में लिप्त नहीं था। तब तो मान लिया जाएगा कि साबित करने का भार फिर पहले पर आ गया। पहला जैसे ही कोई दूसरा एविडेंस देगा फिर दूसरे को साबित करना पड़ेगा। न्यायालय एक निर्णायक की तरह से दोनों पक्षकारों से बारी बारी से बेहतर सबूत लेने के लिए सबूत के भार का इस्तेमाल करता है। कोई आदमी अपने बचने के लिए एविडेंस में जो सेक्शन लिखे गए हैं
आखिरी कोशिश करता है, क्योंकि चार्ज लगाया गया है आईपीसी के सेक्शन के अनुसार। आईपीसी में एक सामान्य अपवाद दिए गए जिनका उल्लेख सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध का संदर्भ आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 के बीच में किसी कार्य के करने पर उसके अपराध को क्षम्य मान लिया गया, तो ऐसे भी एविडेंस को वो सबूत के भार में साबित करने के भार के अंतर्गत देगा। अब रह गई बात कि साबित करने का भार अगर उसको आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत बचाव नहीं देता है, तो क्या स्वतंत्र एविडेंस को दे करके न्यायालय से अपने बचाव में कोई तथ्य मांग सकता है? तब वो 103, 104, 105 इस तरह के सेक्शन सामने आएंगे कि वो किन सेक्शनों के अंतर्गत, किन धाराओं के अंतर्गत, वो कौन विशेष प्रकृति के अपराध हैं जिनमें वह चाहता है कि मेरी बात का विश्वास कर लिया जाए और साबित करने का भार से मुझे मुक्ति दे दी जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी के लिए अभियोजित किया गया है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि न्यायालय के सामने एक ऐसा दस्तावेज पेश किया गया है जो चोरी की बात कहता है, जिसने चोरी की है वो किसी और से स्वीकृति भी उसकी की है। ऐसा अक्सर समाज में भी होता है, सामाजिक संस्थाओं में भी होता है कि बिना मांगे सबूत नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे भले आरोप आपके ऊपर कहीं से लगाया जा रहा हो। आजकल के बुद्धिमान व्यक्ति लोग इंतज़ार करते हैं कि जब तक आरोप ठीक से गढ़ करके हमारे ऊपर न लगाया जाए तब तक आप स्वतंत्र हैं, आप कोई आरोप लगा देने से दोषी नहीं हो जाता। ये न्यायालय ने भी कह दिया। तो इन स्थितियों में हम आप जीना जान गए और हम आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कैसे हम किसी वस्तु का, किसी आरोप का सबूत हम कैसे किसी व्यक्ति को के ऊपर सिद्ध कर सकते हैं। अगर चोरी का कोई संदर्भ है तो स्वीकृति क्या साबित करने का भार होगी या प्रथम पक्षकार साबित करने के भार के अंतर्गत चोरी को सिद्ध करने का दायित्व रखता है? तो ऐसी स्थितियों में यह कहा जाता है कि किसी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अगर यह तथ्य साबित हो तो साबित करने का भार किस पर जाएगा? कहता है कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है किसी कारण से, किसी कथन से, किसी घटना से घटित होने पर, अब वह व्यक्ति नहीं मिल सकता है, तो क्या यह केवल कह देने मात्र से कि उस व्यक्ति की डाइंग डिक्लेरेशन में मृत्यु हो गई है तो मान लिया जाए कि एक विशेष परिस्थिति में 104 सेक्शन 104 के अंतर्गत साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर चला गया, न्यायालय यह मान करके निर्णय दे दे, तब यह कहा जाता है कि जैसे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जब विपक्षी को वह दस्तावेज देने के लिए बाध्य किया जाता है तो विपक्षी कहता है कि वह दस्तावेज तो खो गया है, अब नहीं है हमारे पास, तो वो दस्तावेज कहाँ से मिलेगा? तो कहता है कि 105 में कुछ आपवादिक स्थितियां हैं, जिन आपवादिक स्थितियों के अंतर्गत वह व्यक्ति उन बातों का केवल उल्लेख करेगा, उल्लेख किया तो प्रथम पक्षकार के ऊपर फिर से यह दायित्व बन जाता है कि वह उन बातों को दूसरे पक्षकारों पर सिद्ध करे, तब कहा जाएगा कि साबित करने का भार दूसरे पर आएगा। अब इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक संदर्भ आता है सेक्शन 107 और सेक्शन 108 जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और अगला प्रश्न आएगा 112 से स्वतंत्र रूप से आएगा, जिसको कहा जाता है धर्मजत्व की उपधारणा, और एक प्रश्न आएगा 113A, B और 114। कहने मतलब अभी 3 प्रश्न बचे हुए हैं इसमें। 107(8) से एक प्रश्न बनेगा स्वतंत्र, 112 से एक बनेगा, और जो प्रश्न आ चुका होगा उसी के रेफरेंस में 114 या 113A और B से एक बनेगा। तो मेरा लेक्चर बेस होगा इन्हीं प्रश्नों पर अगले सीरीज में।
आज बस इतना ही। अगला लेक्चर फिर धर्मजत्व की उदाहरण पर आएगा। धन्यवाद।